ये मेरा सौभाग्य है कि देश के श्रेष्ठ विद्वान और जो श्रेष्ठ के लिए अपने को अर्पित किए हुए लोग हैं उनके बीच में मैं अपनी बात को शेयर कर रहा हूँ। हिंदी भाषा का ही प्रयोग करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है हम सब के लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा। मेरी बात को काफ़ी सरल कर दिया दो बातों से। एक तो ये बात कही गई कि जो श्लोक में है वो लोक में है और जो लोक में है वो श्लोक में है। तो मैं कुछ श्लोक के संदर्भ में बात करूँगा इस आशय से कि वो लोक में है ही और लोक में जो है उस पर आधारित है। तो जो बात मैं यहाँ रख रहा हूँ उसका जीने का जो स्वरूप है उसको महेश शर्मा जी बहुत अच्छे से झाबुआ के वनवासी के साथ जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनका काम है, उसमें बहुत अच्छे से वो उसको स्पष्ट करेंगे। मैं भी कुछ काम के बारे जिक्र करूँगा, लेकिन मुख्य रूप से मैं जो चर्चा रख रहा हूँ वो उसके एसेंस के संदर्भ में है, उसका जो मूलभूत सत्य है, वास्तविकता है, उसके संदर्भ में। तो विकास की भारतीय अवधारणा के संदर्भ में अगर देखें तो किसी भी विकास की अवधारणा को समझने के लिए ये आवश्यक है कि उस समाज की, उस संस्कृति की सृष्टि के बारे क्या अवधारणा है, व्यष्टि के बारे, समष्टि के बारे और परमेष्टि के बारे क्या अवधारणा है, उससे ही विकास की अवधारणा निकलती है। तो पहले हम लोग उस पर थोड़ी बात करेंगे, फिर उसके आधार पर जो विकास की अवधारणा भारतीय बनती है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। उसके पहले अभी जिस दृष्टिकोण से हम लोग चल रहे हैं इस सृष्टि के बारे, जैसा भी हम आज के प्रचलित अवधारणा में मानते हैं, उसको मैं बहुत ब्रीफली रख देता हूँ, फिर हम लोग आगे भारतीय अवधारणा के संदर्भ में बात करेंगे। तो आज की प्रचलित विकास की अवधारणा जो मुख्यतः भौतिकवादी दृष्टिकोण पर आधारित है, इस सृष्टि समग्र को केवल जड़ पदार्थ के रूप में देखती है। तो ये जो भौतिकवादी अवधारणा है उसके हिसाब से पूरा जो सृष्टि है वो सिर्फ जड़ संसार है, जड़ पदार्थ है। वह प्राकृतिक व मानव सहज वास्तविकताओं को संपूर्णता में समझ पाने में असमर्थ है। संपूर्णता में देखने जाएं तो वास्तविकताएं जड़ चैतन्य इकाई जो विभक्त के रूप में है और व्यापक शून्य जो अविभक्त के रूप में है देख नहीं पाती। तो सिर्फ जड़ है ऐसा मानते हैं, चैतन्य भी कोई वस्तु है, कोई वास्तविकता है, ये पता नहीं है, और इन दोनों के अधिष्ठान में कोई व्यापक वस्तु है जो अविभक्त है, उसको देख नहीं पाते। फलस्वरूप यह मानवीय और प्राकृतिक समस्याओं का समग्रता में समाधान खोज पाने में असमर्थ है। वास्तव में यह समाधान देने के बदले समस्याओं को और बढ़ाती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो अगर सब कुछ जड़ संसार मानकर चलेंगे तो हम समस्याओं को ठीक से देख भी नहीं पाते और समग्रता में उसका समाधान भी ढूंढ नहीं पाते। इसलिए हम समस्या के समाधान के लिए जो करते हैं उससे समस्याएं और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखती हैं। उसके उदाहरण के रूप में अभी जो SDG की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं, उसका पहला गोल जो है वो नो पॉवर्टी है, गरीबी उन्मूलन हो जाए, कोई गरीबी ना रहे। उसके लिए जो प्रयास करते हैं उसको अगर देखेंगे तो हम ये मानते हैं कि अगर GDP बढ़ जाए और भौतिक सुविधाएं बढ़ जाएं ओवरऑल पूरे राष्ट्र के लिए तो गरीबी की समस्या का उन्मूलन हो सकता है। लेकिन पिछले जो उपलब्धियां रही उसको अगर देखेंगे तो 1990 से लेकर 2027 तक का अगर आउटकम देखेंगे तो ऐसा दिखता है। वर्किंग ऑन प्रोग्राम्स टू इंक्रीज GDP फॉर SDG 1 नो पॉवर्टी, द आउटकम इज द पॉवर्टी रिमेन्स बट मेनी साइड इफेक्ट्स। तो गरीबी तो बनी रही, उसके और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो गए। इसमें लिखा है कि अगर 27 साल के इस पूरे आंकड़े को देखें, 1990 में जो लो इनकम के लोग हैं उनका कंजम्पशन 2.5 टन्स पर पर्सन पर ईयर है। 2017 में वो घटकर 2 हो गया है, 2 टन पर पर्सन पर ईयर। लेकिन जो हाई इनकम के लोग हैं उनका अगर देखेंगे तो 1990 में उनका कंजम्पशन 20 टन्स पर पर्सन पर ईयर है, जो बढ़कर 27 टन पर पर्सन पर ईयर हो गया। तो GDP तो बढ़ा है, सुविधाएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन जो गरीब थे वो और गरीब हो गए, जो धनी थे वो और ज़्यादा धनी हो गए। तो इन दोनों का जो अंतर था, पहले 8 गुना था, अभी 13.5 गुना हो गया।
कंजम्पशन देखेंगे तो गरीब का जो कंजम्पशन था 2.5 टन, वो घटकर 2 टन हो गया है ना। तो गरीबी बढ़ी है, घटी नहीं है। जीडीपी बढ़ा है लेकिन गरीबी भी बढ़ी है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इस सोच के आधार पर जब हम चलते हैं तो समस्या का समाधान ढूंढने के बदले कई बार हम समस्याओं को और बढ़ा लेते हैं। इसलिए आवश्यक प्रतीत होता है कि विकास की भारतीय अवधारणा को समझा जाए, जिसके आधार पर भारतीय समाज, संस्कृति व सभ्यता हजारों वर्षों से अबाध गति से चली आ रही है। तो ये आवश्यकता है हमारे लिए कि हम विकास की भारतीय अवधारणा को समझें, सिर्फ इसी देश के लिए नहीं, इस राष्ट्र के लिए नहीं, बल्कि पूरे मानवीय समाज के लिए, पूरी धरती के लिए। तो जैसा मैंने कहा कि विकास की अवधारणा को समझने के लिए पहले हम सृष्टि की अवधारणा क्या है हमारी, उसको समझेंगे और उसके आधार पर विकास की अवधारणा क्या निकलती है उसको देखेंगे। तो सृष्टि, जिसमें ये तीनों चीज़ें हैं, व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टि, इन तीनों के बारे भारतीय अवधारणा क्या है इसके बारे संक्षिप्त में बात करते हैं। उसी को दूसरी भाषा में कहा है समग्र कण परम अणु सिद्धांत, जो जड़, चैतन्य और इनसे परे की भी बात करता है। उसको अंग्रेजी में कहेंगे तो क्वांटम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, द मटेरियल, द कॉन्शसनेस एंड बियॉन्ड। तो हम जो प्रस्ताव रख रहे हैं वो भारतीय दर्शनों पर आधारित है, या भारतीय दर्शनों की जो हमारी समझ है उस पर आधारित है। तो अगर आप देखेंगे तो वैशेषिक है, सांख्य है, योग है ना, इन दर्शनों को देखें। भारत में दर्शनों की एक लंबी परंपरा है। उन दर्शनों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद जो निष्कर्ष हम लोग निकाल पाए वो हम आपके साथ आज की प्रचलित भाषा में शेयर कर रहे हैं। तो देखेंगे तो सृष्टि में दो प्रकार की वास्तविकताएं दिखती हैं, एक इकाइयां और दूसरा शून्य। तो एक एक के रूप में दिखती हैं और शून्य के रूप में दिखता है। इकाइयां जो हैं वो क्रियाएं हैं, जबकि शून्य जो है वो क्रिया शून्य है, क्रियाहीन है। शून्य क्रिया नहीं है लेकिन एक वास्तविकता है। ये ऐसी वास्तविकता है जो हर जगह बनी हुई है, व्यापक है, अविभक्त है। इकाइयों को देखेंगे तो एक एक के रूप में, क्रिया के रूप में बनी हुई हैं और विभक्त हैं। इकाइयां आकार में सीमित हैं, शून्य जो है असीम है, व्यापक है। इकाइयां को देखें तो क्रियाएं हैं, स्थूल क्रियाएं और सूक्ष्म क्रियाएं। इकाइयां अंततः देखेंगे तो सूक्ष्मतम क्रियाओं से मिलकर बनी है। तो हमारी दृष्टि में जो स्थूल दिख रहा है उतना ही वास्तविकता नहीं है। ये स्थूल जो है, स्थूल क्रियाएं जो हैं उससे और सूक्ष्म क्रियाओं से मिलकर बनी हैं। और अंततः गत्वा जब हम सूक्ष्मता के साथ देख सकेंगे तो जो सूक्ष्मतम क्रियाएं हैं वहाँ तक को देख पाना हमारे लिए संभव है। तो यह सूक्ष्मतम क्रियाओं को कण कहा है। तो कणाद शब्द को अगर आप देखेंगे तो जिनका भोजन ही कण था, जिन्होंने पूरे समय कण के बारे सोचा, तो वैशेषिक दर्शन को अगर देखेंगे तो कणाद ऋषि के नाम से है। तो कण कह रहे हैं जो सूक्ष्मतम क्रिया है, और ये सूक्ष्मतम क्रिया बनी हुई है, इसको और छोटा नहीं कर सकते। तो इस कण से मिलकर फिर और स्थूल क्रियाएं बन रही हैं। तो यह सूक्ष्मतम क्रिया है, इकाइयों का सबसे छोटा टुकड़ा है। इस अर्थ में इसे परमाणु कहा है, परमाणु कहा है। अब तक हमारे पास दो वास्तविकताएं हैं, एक है सूक्ष्मतम क्रियाएं जिन्हें कण कहा, और दूसरा शून्य है। कण और शून्य, ये दो मूलभूत वास्तविकता है, कण और शून्य। तो अब दोनों को अगर साथ साथ होने को देखें तो ये पता लगता है कि अंततः हमारे पास मूलभूत वास्तविकता है शून्य में कण। तो शून्य है जो अभिव्यक्त है, कण है जो विभक्त है। इस अभिव्यक्त में विभक्त जो है बना हुआ है, और इस अभिव्यक्त के अधिष्ठान में ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो ये जो जुड़ने की बात है, संबंध की बात है, वो हमारे आपके बनाने की बात नहीं है, वो सृष्टि के अधिष्ठान के रूप में होने की बात है। तो हमारी अवधारणा ये है कि ये सारी सृष्टि संबंध पूर्वक ही है, सहस्तित्व पूर्वक ही है, अविभाज्य रूप में बनी हुई है। ये जो विभक्त दिख रहे हैं, एक एक इकाई अलग अलग दिख रही है, वो इसलिए हमको अलग अलग दिखती है क्योंकि हम अविभक्त को देख नहीं पाते। इसलिए उस अविभक्त को देखना दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। उस अविभक्त को देखते हैं, उसके साथ जब विभक्त को देखते हैं तो ये दिखता है कि इस अविभक्त के सहअस्तित्व में ये सारी विभक्त इकाइयाँ पहले से ही संबंध में है, व्यवस्था में है, सहअस्तित्व पूर्वक हैं।
हमको उनको बनाना नहीं है, हमको उनको समझना है। तो मानव के लिए ये काम नहीं है कि इनके बीच में संबंध को बनाएं, मानव के लिए ये काम है कि इस संबंध को समझें, है ना, और अपने लिए भी उस संबंध को स्वीकारें और फिर संबंध पूर्वक जी सकें, मानव के साथ भी और शेष प्रकृति के साथ भी। तो अंततः हमारे पास मूलभूत वास्तविकता है शून्य में कण, साथ साथ अविभाज्य। इसी एकमात्र मूलभूत वास्तविकता व्यापक में कण समूह को कहा ब्रह्म। तो जब हम ब्रह्म की बात करते हैं तो ब्रह्म का मतलब ये है कि इस व्यापक में जो कण समूह हैं, जो सूक्ष्मतम क्रियाएं हैं, उनका जो फैलाव है, उस दोनों को मिलाकर ब्रह्म कहा। और इसीलिए ब्रह्म को दो भाग में बांट कर देखा हम लोगों ने। एक को कहा पर ब्रह्म। पर ब्रह्म का मतलब है जो बियॉन्ड द क्रिया है, क्रिया के बियॉन्ड है, बियॉन्ड द एक्टिविटीज, वो पर ब्रह्म है। और जो क्रिया से बियॉन्ड नहीं है, सूक्ष्मतम क्रियाओं का समूह है, उसी को अपर ब्रह्म कहा, महत ब्रह्म कहा। तो ये हमारे सृष्टि की मूलभूत वास्तविकता है जिसको हमने समझा। इस मूलभूत वास्तविकता को समझने को ही दर्शन कहा। इससे कम में हम दर्शन के रूप में उसको नहीं स्वीकारते हैं। तो हमारे पूरी संस्कृति में देखें, और जैसा कहा गया कि भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है, उस संस्कृति में देखेंगे तो दर्शन उसी को कहते हैं जिसमें ये जो मूलभूत वास्तविकता है ब्रह्म की, पर ब्रह्म में अपर ब्रह्म के अविभाज्य रूप से होने की, उसको देखने को ही दर्शन कहा है। उससे कम को हमने विचार कहा है, वाद कहा है। तो इन दोनों के अविभाज्य रूप को, सहअस्तित्व को, ब्रह्म में अपर ब्रह्म को ब्रह्म कहा है। तो ये हमारी सृष्टि की मूलभूत अवधारणा है कि ये सारी सृष्टि ब्रह्म के रूप में है। ब्रह्म जो है पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म के रूप में है। दोनों का सहअस्तित्व बना हुआ है, दोनों अविभाज्य हैं। पर ब्रह्म में अविभाज्य रूप से ये जो अपर ब्रह्म है, वो जो सूक्ष्मतम क्रियाएं हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, संबंध में है, परस्परता में है, पूरकता में है। और इसी आधार पर आगे पूरे सृष्टि की अभिव्यक्ति होती है। कुछ श्लोक गीता से हम लोगों ने इसमें रखा है, आप उससे परिचित ही हैं। ये सूक्ष्मतम क्रियाएं जिन्हें कण कहा जाता है, एक साथ मिलकर स्थूल और स्थूलतर क्रियाएं बनाती हैं। ऐसे सृष्टि का निर्माण होता है। तो जो सूक्ष्मतम क्रियाएं हैं वो आपस में मिलकर सहअस्तित्व पूर्वक स्थूल और स्थूलतर क्रियाओं को बनाने का काम कर रही हैं। यही सृष्टि है। और ये जो स्थूल क्रियाएं जब वापस सूक्ष्म क्रिया में बदल जाती हैं, यही प्रलय है। तो हमारी सृष्टि और प्रलय की अवधारणा ये। इसी तरह से स्थूलतर और स्थूलतम इकाइयों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से इस विविध प्रकृति का निर्माण व्यापक में कण समूह की इस अनूठी मौलिक वास्तविकता से होता है। तो बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो फंडामेंटल रियलिटी है हमारी, वो तो ये ब्रह्म है। और जो अविभाज्य है, ये सहअस्तित्व, ये व्यवस्था, ये संबंध है ना, यही बना हुआ है आधार में। और इसीलिए यही क्रम से इस सारी सृष्टि में व्यक्त होता है, स्थूल क्रियाओं में, स्थूलतर क्रियाओं में, स्थूलतम क्रियाओं में। तो अब लौट कर अगर देखेंगे तो ये जो परमाणु हैं, ये जो कण हैं, ये जो सूक्ष्मतम क्रियाएं हैं, इसको थोड़ा सा विस्तार से हम लोग देख सकते हैं। तो इस कण को परमाणु कहा क्योंकि ये सूक्ष्मतम क्रिया है। किसी भी क्रिया का सबसे छोटा मौलिक भाग है, टुकड़ा है। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी जिसको परमाणु कहते हैं, एटम, ये उसकी बात नहीं हो रही है। ये इससे भी छोटी जो क्रिया है, कण जिसको कह रहे हैं हम लोग, सूक्ष्मतम क्रिया, उसकी बात हो रही है। अभी जिसको परमाणु कहते हैं, अगर ठीक से देखेंगे तो उसको अणु कहना बनता है, जिसके बारे में अभी बात करता हूँ आगे। ये परमाणु कण मिलकर अणु बनाते हैं। ये अणु दो प्रकार के होते हैं, एक स्थिर संरचना वाला और दूसरा अस्थिर संरचना वाला। मतलब जिसका स्ट्रक्चर वाइज अगर देखेंगे तो स्टेबल है, और दूसरा जिसका स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। अस्थिर संरचना वाला अणु जड़ का गुण दिखलाता है, जबकि स्थिर रचना वाला अणु चैतन्य का गुण प्रदर्शित करता है। तो ये जो अनस्टेबल स्ट्रक्चर के जो अणु बन रहे हैं, उसको कहा कि वो जड़ का गुण दिखाते हैं। मेटीरियल वर्ल्ड पूरा अगर देखेंगे तो इस अस्थिर संरचना वाले अणुओं से मिलकर बना है, जो अल्टीमेटली कणों से मिलकर, परमाणु से मिलकर बना है। इसी तरह से जो स्थिर रचना वाले हैं, उनको चैतन्य कहा
उनके होने की निरंतरता है। तो अगर मानव में देखेंगे तो शरीर और मन कहें उसको, है ना, या जीवात्मा कहें, तो इन दोनों में ये अंतर है। शरीर एक जड़ संसार की चीज़ है ना। जीवात्मा जो है एक चैतन्य संसार की चीज़ है। ये जीवात्मा का बना रहना होता है, शरीर का मरना, जन्मना और मरना दोनों होता है। तो ये जो जड़ संसार है वो मरण धर्म है, जो चैतन्य संसार है उसके होने की निरंतरता है। तो एक को जड़ के रूप में और दूसरे को चैतन्य के रूप में पहचाना हम लोगों ने, और दोनों महत्वपूर्ण है। अगर मनुष्य के संदर्भ में देखेंगे तो इन दोनों के साथ साथ होने के रूप में हम मनुष्य हैं, मानव हैं, है ना। और इसलिए हमको इन दोनों को समझना जरूरी है और इन दोनों के स्तर पर ठीक ठीक जीना जरूरी है। जड़ व चैतन्य अणुओं के योगफल में यह पूरी प्रकृति की विविधता है। तो अब पूरी प्रकृति को अब देखेंगे तो इससे पूरी प्रकृति बनती हुई दिखाई पड़ती है, जड़ इकाइयों से और चैतन्य इकाइयों से, जड़ अणु से और चैतन्य अणु से। एक के गठन में बदलाव होता रहता है, उनके होने की निरंतरता नहीं है। दूसरे के गठन में बदलाव नहीं होता तो उनका बना रहना हमेशा रहता है। इतना जरूर है कि उसके अंदर की क्रियाओं को देखेंगे तो चैतन्य इकाई में भी क्रियाओं में बदलाव होता हुआ दिखता है। और उसका क्या मतलब है उसको थोड़ी देर हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये जो कण है, परमाणु है, उसमें विकास की क्या संभावना है। तो पूरे सृष्टि को देखें सूक्ष्मतम से लेकर स्थूलतम तक, तो ये दिखाई पड़ता है कि यह कण जो है ये 4 प्रकार की क्रियाओं की क्षमता रखता है। तो बहुत सरल भाषा में कहेंगे तो जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, ये 4 चीजें करने का पोटेंशियल इसमें है, संभावना है, जो क्रम से व्यक्त होता है। तो इसमें देखेंगे तो जैसे जैसे क्रम से इन क्षमताओं का प्रकटन होता है उसे ही कण में होने वाले विकास के रूप में देखा गया है। जो दृष्टा है, शुद्ध दृष्टा है, जिसकी बात आगे हम लोग करेंगे, वो भी एक कण है, लेकिन उस कण का सबसे विकसित स्वरूप है वो दृष्टा। तो वहाँ तक की यात्रा हमको करनी है। तो ये जो पहचानना निर्वाह करना है वो भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, जबकि जानना मानना के साथ पहचानना निर्वाह करना है वो चैतन्य जगत में प्रकट होते हैं प्रधान रूप से। तो जैसे देखेंगे कि जैसे जैसे ये क्षमताएं प्रकट होती हैं उसे ही कण के विकास के रूप में देखा जाता है। मानव चेतना में शुद्ध दृष्टा कण के विकास की अंतिम अवस्था है। शुद्ध दृष्टा में कण की क्षमताएं जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना पूरी तरह से व्यक्त होती हैं। यही कण की अंतिम विकास की अवस्था है। यहाँ से फिर आगे हमारा काम शुरू होता है। अगर मानव के संदर्भ में देखेंगे तो यहाँ से वास्तव में मानव का काम शुरू होता है कि शुद्ध दृष्टा की जगह से हम सृष्टि को संपूर्णता में देख पाते हैं, व्यष्टि, समष्टि, परमेष्टि को संपूर्णता में जान पाते हैं, स्वीकार पाते हैं। इस आधार पर एक एक के साथ अपने संबंध को ठीक ठीक पहचान पाते हैं, निर्वाह कर पाते हैं। इस प्रकार हम मानव निश्चित मानवीय आचरण से जी पाते हैं। ऐसा जीते हुए हम स्वयं तृप्त होते हैं, दूसरों के तृप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, स्वशुभ और सर्वशुभ लोक संग्रह को सुनिश्चित कर पाते हैं। यही मानव में दिव्यता है। तो इस दिव्यता तक हम सबको पहुंचना है। और इस दिव्यता की अभिव्यक्ति को देखेंगे तो इस रूप में दिखता है कि इस दिव्यता में हम स्वयं के सुख व हित के साथ साथ सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय काम कर पाते हैं। प्रकृति समग्र के साथ अपने संबंध को देख पाने, पहचान पाने, निर्वाह कर पाने के आधार पर हम पूरी प्रकृति को एक परिवार के रूप में देख पाते हैं। अपने को इस प्रकृति के अभिन्न अविभाज्य अंग के रूप में देख पाते हैं। इसमें अपनी भागीदारी को ठीक ठीक पहचान पाते हैं, निर्वाह कर पाते हैं। इस दिव्यता की स्थिति में मानव सत्य परमेष्टि में समष्टि को देख पाता है, समष्टि के हर इकाई के प्रति प्रेम के भाव से संपन्न रहता है, हर एक के साथ करुणापूर्वक जी पाता है। धर्म प्रकृति सहज नियम रीत को समझता है, नियम पूर्वक जीते हुए जड़ प्रकृति के साथ अर्थ को सुनिश्चित करता है। जड़ चैतन्य प्रकृति के साथ नियम पूर्वक जीते हुए काम ऐसा त्रय को पूरा करता है। वह स्वयं मोक्ष की स्थिति में रहते हुए दूसरे मानव के लिए शिक्षा संस्कार पूर्वक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। तो समय को ध्यान में रखते हुए इतनी बात मैं अभी रख देता हूँ। इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा समाज के रूप में, कैसे ये संबंध सामाजिकता के रूप में दिखाई पड़ेगी, उसके बारे में महेश शर्मा जी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। हम लोग भी जो काम कर रहे हैं उसका भी जो हम लोगों का अनुभव है उस पर बात रखेंगे अगर समय होगा तो मैं यहाँ रोकता हूँ। धन्यवाद आप सबको। नमस्ते।